Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed chapter 4. That is also important in the sense of pre-exam as well as main exam. Chapter 4 relating to power of superior officers of police and aid to the magistrate and the police. कि पुलिस की क्या ड्यूटी है और किस प्रकार से जो सुपीरियर अथॉरिटी है पुलिस की वो किस प्रकार से लोअर अथॉरिटी की पावर को भी एक्सरसाइज करती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस। देखिए सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर्स है, तो मैं क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 37 जो चैप्टर्स है डेली एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। जितना एग्जाम पास आएगा उस हिसाब से अगर हमारा टाइम थोड़ा लेंथ ज्यादा हुई तो हम ज्यादा कवर करेंगे, अदरवाइज एक चैप्टर डेली में कवर करवाऊंगी। साथ के साथ मुस्लिम लॉ भी हमारा चल रहा है तो कोशिश करूंगी कि 5 या 7 दिनों के अंदर मुस्लिम लॉ कवर हो जाए। और साथ के साथ जब हम ये सीआरपीसी करें तो इसके साथ साथ में एक बड़ा जो सब्जेक्ट है चाहे वो सीपीसी है या आईपीसी वो भी साथ में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी मैं बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ तो जिससे कि हमारी रिवीजन भी होती रहेगी। अगर हम अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात करें, अरेस्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को पकड़ना। हम नॉर्मल सेंस में कहते हैं उसने पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट और कस्टडी दो डिफरेंट प्रकार के मीनिंग होते हैं। कस्टडी का वर्णन हम जब सेक्शन 167 करेंगे सीआरपीसी को उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अरेस्ट को समझते हैं क्या कुछ। अगर हम अरेस्ट की बात करें तो मैं एक चार्ट आपको शो करना चाह रही हूँ। उस चार्ट को आप जो अपनी कॉपी में भी साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं उस चार्ट को और एक एक्स्ट्रा सर्च और सीजर का चार्ट है, दोनों चार्ट का पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से उसे बाद में अपनी कॉपी में या जहां भी आपको नोट्स लगे वहां नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्टली वी विल ऑब्जर्व द चार्ट। अगर हम चार्ट को देखें तो अरेस्ट, सबसे पहली चीज हु अरेस्ट, अरेस्ट कौन कर सकता है, किसके पास पावर है अरेस्ट करने की, तो हम पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 41, 42, 43 और 44। 41 में पुलिस के पास पावर है, 42 में जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, 42 में जो है कोई भी अपना नाम वगैरह रिफ्यूज करता है तो पुलिस के पास ही पावर है। 43 में जो है प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो अरेस्ट किया जा सकता है और 44 के अंदर अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। पहले हम सेक्शन 41, 42, 43 और 44 को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ अरेस्ट, कैसे अरेस्ट होता है, हाउ मेड अरेस्ट, सेक्शन 46 और 48 उसकी बात करते हैं। फिर हम देखेंगे किसे अरेस्ट किया जा सकता है, 41 के हिसाब से अरेस्ट किया जाएगा और 41(2) में अरेस्ट किया जाएगा। और सेक्शन 45 जो है वो एक तरीके से आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग है, उसमें आम जो अरेस्ट का प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं, 41B के क्लॉज सी में दिया हुआ है कि उसके रिलेटिव को आप इंफॉर्मेशन दीजिए। 49 के अंदर दिया हुआ है, 49 किस चीज की बात करता है कि आप उसे जानबूझकर अननेसेसरी से रोक नहीं सकते। 50 की अगर हम बात करें तो ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे उस व्यक्ति को। और 54 में बात करें तो उसकी जो है एक तरीके से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी करवाया जाए, जिससे क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, पकड़ के ले जाती है और बाद में उसके साथ इल ट्रीटमेंट करती है। तो उस इल ट्रीटमेंट से बचा जाए तो पहले ही उसका डॉक्टरी मुआयना हो जाता है कि क्या उसके शरीर पर पहले से कोई चोट थी या बाद में पुलिस ने ऐसी मार पिटाई करेगी जिसकी वजह से उस एक्यूज को चोट लग गई है। तो वो सारा का सारा जो है वो मेंशन किया हुआ है इसमें। इसके अलावा अगर हम अरेस्टेड पर्सन के अगर राइट्स की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी वाइड जो है उसके रिगार्डिंग राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 में 22 में काफी डिटेल दिया हुआ है। 21 में कोर्ट ने काफी इंटरप्रिटेशन की है, जैसे हैंडकफिंग के अगेंस्ट राइट है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हथकड़ी जैसे उनको लीगल एड की सुविधा मिलनी चाहिए, वकील मिलना चाहिए, सारी प्रकार की फैसिलिटी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। लेकिन हमारा करंट का टॉपिक चल रहा है सीआरपीसी, तो हम सीआरपीसी को ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। चले आगे देखते हैं प्रोविजंस क्या कुछ कहते हैं। अगर हम प्रोविजंस की बात करें, वन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के। देखिए पुलिस जो क्या कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होता है मैं आपको डेफिनेशन में करवा चुकी हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है दैट शोन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी के जो लास्ट में एक शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल में मेंशन है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन होते हैं। कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट पावर होती है। विदाउट वारंट का मतलब उसे कोर्ट में जाके पहले वारंट नहीं लेना पड़ता। इसमें भी क्या डिस्क्रिशनरी पावर है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है में, बिना ऑर्डर के फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकता है। किस किस ग्राउंड पे कर सकता है? पहला ग्राउंड दिया हुआ है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस, ये सबसे पहले जो प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। सेकंड, एक रीजनेबल कंप्लेंट आ गई है, मान लीजिए किसी ने शिकायत कर दी किसी व्यक्ति के खिलाफ कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार का क्राइम किया है, या एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ गई है। क्रेडिबल का मतलब है पुख्ता एक जानकारी मिल गई है, या एक रीजनेबल सस्पिशन है
रीजनेबल सस्पिशन का मतलब है कि वाजिब एक शक है, डाउट है कि उस व्यक्ति ने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू, कि 7 साल से कम की भी हो सकती है और 7 साल से ज्यादा की भी हो सकती है। उन मामलों में अगर पुलिस सेटिस्फाई हो जाती है तो किस ग्राउंड पर, कौन सी कंडीशंस पर सेटिस्फाई हो जाएगी पुलिस? द पुलिस ऑफिसर है रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन, कि पुलिस सबसे पहले पुलिस के पास भी रीजन होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, उसको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में उसने वो क्राइम किया है, रीजन टू बिलीव। फिर द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, पुलिस ऑफिसर को भी ये लगता है कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो क्या कर सकता है, किस चीज को रोकने के लिए, कि प्रिवेंट करता है कि वो दोबारा से कोई ऑफेंस ना करे, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किसी ऑफेंस की उसके लिए, या प्रिवेंट करे, उसको रोके कि वो किसी प्रकार के एविडेंस के साथ छेड़खानी ना करे। जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 201 बात करता है कि जहां पर आप डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस की बात करता है कि अगर किसी ने छेड़खानी की हो तो उसके मामले में उससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट, किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस किसी व्यक्ति को ना दे दे कि जिससे वो अपने आप का बचारा कर सके, या एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट, की प्रेजेंस जो है उसकी कोर्ट में देना जरूरी है, ये अगर कंपल्सरी लगता है पुलिस को तो वो वहां पर उसको अरेस्ट कर सकती है। प्रोवाइजो ये बात कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल, यहाँ पर वर्ड आ गया शैल, पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां अरेस्ट ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड नहीं था फिर भी पुलिस ने जानबूझकर उसको पकड़ के रखा तो क्या करेगी पुलिस? रिकॉर्ड द रीजंस को रिकॉर्ड करेगी उसकी अरेस्ट करने से पहले। फिर बी ए ये बात करता है, ये भी ग्राउंड बता रहा है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें इम्प्रिजनमेंट क्या है, मोर देन 7 years की बात आ रही है, विद और विदाउट फाइन डेथ सेंटेंस है, तो उस मामले में रीजन टू बिलीव है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। Who has proclaimed offender, जिसको भगोड़ा घोषित किया गया है इस कोड में या किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में, उस मामले में। इन whose possession, या मान लो उस व्यक्ति के पोजेशन, उस व्यक्ति के कब्जे में कोई सस्पेक्टेड आइटम मिला है, रीजनेबली ये सस्पेक्ट है, ये हमें शक है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके पास, तो उस मामले में भी कोर्ट जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रुकावट कर रहा है पुलिस ऑफिसर के काम में कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर सके, उस मामले में। या कोई व्यक्ति जो भागने का प्रयास करता है या लॉफुल कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, उस मामले में। और नेक्स्ट राउंड कहता है रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ डेजर्टर, कि किसी आर्म फोर्सेस से उसे निकाला जा चुका है, उसके ऊपर एक सस्पेक्ट है किसी प्रकार का, उस मामले में। Who has been concerned in against with reasonable complaint has been made, credible information has received, reasonable suspicion of his having been concerned in any act committed at any place, कि ये एक कंप्लेंट है या सस्पिशन है कि कहीं भी देश के दूसरे हिस्से में उसने कोई कमिट किया है क्राइम, उस मामले में भी। या मान लो पनिशेबल एन ऑफेंस है, या मान लो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन उसे देश निकाला दिया गया था, या अदरवाइज कोई ऐसा रीजन है दैट लायबल टू अप्रीहेंड, जिससे ये लगता है कि अगर उसे कस्टडी में ना रखा गया तो देश छोड़कर भाग सकता है, उस मामले में। फिर नेक्स्ट बात करता है हु बीइंग रिलीज कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच, मान लो किसी को आरोपी को छोड़ा गया है बेल पर या किसी और ग्राउंड पर, उसके बाद जो है वो ब्रीच ऑफ एनी रूल, किसी भी कानून के नियम को तोड़ता है, जो सबसेक्शन 356(5) में जो मेंशन है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, अब 356 क्लोज 5 क्या बात करता है, आपके पास बेयर एक्ट आप फटाफट निकाल लीजिए, जिससे हम साथ के साथ 356 का क्लोज 5 भी देख लेते हैं, जो किसी प्रकार का हमें इशू ना हो। 56 का जो क्लोज 5 कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अगर रूल बनाती है कुछ किसी के रिगार्डिंग की किसी कन्विक्ट का अगर रेजिडेंस चेंज हो रहा है, तो उस मामले में जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कि मान लीजिए कोई कन्विक्ट है, छोड़ा गया आरोपी है, अभी तक उसे छोड़ा गया है बेल पर या पैरोल पर जैसे भी, और वो वहां पर अपना जो है रेजिडेंस चेंज कर लेता है, तो उस मामले में भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from any of the police, एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर को कोई सूचना मिलती है, सूचना के आधार पर, कि जैसे हम देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल वगैरह में, सीआईडी वगैरह में, कि एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने में वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कहीं वो लॉफुली कस्टडी से भाग ना जाए या उसको पकड़ना जरूरी है, तो उस मामले में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। फिर बात करता है सेकंड क्लोज की। सेकंड क्लोज क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, जो सेक्शन 42 है, सेक्शन 42 बात करता है, आपको बता देती हूँ, अरेस्ट और रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, अगर कोई व्यक्ति नेम और रेजिडेंस का एड्रेस रेजिडेंस जो है बताने से मना करता है, उस प्रोविजन के सब्जेक्ट, उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
or against whom a complaint has been made or credible information received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant और ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, या किसी के पास कंप्लेंट जो है नहीं भी बनी है, यहाँ से नो शुरू हो रहा है ना तो उसके पास कोई कंप्लेंट उसके खिलाफ नहीं है, ये फिर भी उस व्यक्ति को 42 के तहत जो है अरेस्ट किया जा सकता है। जो 42 में जो अरेस्ट की पावर है वो 41 क्लोज 2 से ही गवर्न होती है। तो इस प्रकार से हमें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला हम बात करते हैं नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर। हम एक बार 41A को नहीं लेते, हम इसके अंदर जो ड्यूटीज वगैरह है हम आते हैं 42 पे। 42 बात करता है अरेस्ट और रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। कोई भी व्यक्ति जो है अपना नाम सही नहीं बताता, अपने घर का पता नहीं बताता, उस मामले में भी अरेस्ट किया जा सकता है। When any person who in the presence of a police officer, कोई भी व्यक्ति जो है in the presence of police officer कमिट करता है और has been accused of committing a non-cognizable offense, या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है वो रिफ्यूज कर रहा है कुछ बात बताने में, कुछ नेम और एड्रेस बताने में, ऑन डिमांड, जब पुलिस ऑफिसर उसको डिमांड कर रहा है। देखिए व्हेन एनी पर्सन, स्टार्टिंग से आप पढ़िए इसे, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट व्हेन एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति जो इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर उसके सामने खड़ा है, कमिटेड या तो कर देता है ऐसा कोई क्राइम, और हैज बीन अक्यूज, या पहले से ही वो किसी ऐसे क्राइम का आरोपी है जो नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है जहां पर पुलिस के पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, उसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जो है वारंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस के सामने किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया और फिर वो रिफ्यूज करता है वो व्यक्ति ऑन डिमांड, अब पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है, अब आप अपना नाम और रेजिडेंस जो है बताइए, लेकिन वो नाम और रेजिडेंस बताने से मना कर देता है, तो यहाँ पर पुलिस को ये लगता है कि वो सब कुछ बोल रहा है जो फॉल्स है। ही में बी अरेस्टेड, यहाँ पर वर्ड यूजर है मे, उसे अरेस्ट किया जा सकता है उस मामले में जहां वो अपना नेम और रेजिडेंस नहीं बता रहा। When the true name and residence of such person have been asserted, जब मान लो ये पता चल जाए कि उसने जो नाम बताया था या रेजिडेंस बताया वो बिल्कुल सही बताया है, उसे उसी टाइम रिलीज कर दिया जाएगा। एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बॉन्ड भरवाया जाता है। जब भी आप बेल लेते हो या कोई भी पैरोल वगैरह होते हैं तो एक बॉन्ड का सिस्टम होता है। पैरोल में मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन बेल में होता है, जो उसे छोड़ा जा रहा है कि जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो तो उस बॉन्ड के हिसाब से पेश हो। प्रोवाइजो कहता है कि इफ सच पर्सन जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो उस मामले में बॉन्ड में श्योरिटी जरूर होनी चाहिए, कोई उसकी आप ये गारंटी जरूर लेगा, इस बात का श्योरिटी जरूर लेगा कि अगर ये बंदा यहाँ से भाग जाता है तो उसकी कुछ श्योरिटी में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो रखवाई जा सकती है, कुछ रुपए का बॉन्ड हो सकता है, कुछ 5 लाख 4 लाख जैसे भी है, उसी हिसाब से उसमें श्योरिटी रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट कहता है शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी सर्टेन, अगर 24 आवर्स में अगर उस व्यक्ति का ट्रू नेम और रेजिडेंस सामने नहीं आ जाता, द टाइम ऑफ अरेस्ट, और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट, वो बॉन्ड भी नहीं भर पाता, और इस रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट, अगर वो सफिशिएंट से कोई श्योरिटी भी नहीं दे पाता, ही शैल फोर्थविथ, उसे बिना देरी करे, फोर्थविथ का मतलब है बिना देरी करे ही मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, पास का जो मजिस्ट्रेट होगा वहां उसे ले जाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 43 की। 43 बात कर रहा है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए आप रात को कहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई व्यक्ति जो है किसी को मार रहा है, वो मार के भाग रहा है, और आपको लगता है कि मुझे उसको पकड़ के जो है रखना चाहिए और पुलिस के पास पेश करना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस मामले में जो प्राइवेट व्यक्ति को भी राइट है कि वो जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। एनी प्राइवेट पर्सन में वर्ड है यहाँ पर अरेस्ट, और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन प्रेजेंस, जो उसकी प्रेजेंस में कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है नॉन वेलेबल है, जैसे मर्डर कर दिया या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एनी प्रोक्लेम्ड, या वो भगोड़ा है पहले से, और बिना किसी डिले करे फटाफट जो उसको अरेस्ट करेगा, और शैल मेक अवर टू और कॉज टू बी मेड अवर एनी पर्सन हु अरेस्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर और इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू टेक टू नियर। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर को कहेगा अरेस्ट करने को, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो सच पर्सन क्या करेगा, कॉज हिम टू टेक इन टू कस्टडी, वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में उसको लेके जाएगा। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट, अगर इस बात का रीजन था, इस बात पर विश्वास करने का एक तथ्य था, एक कारण था कि सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ, की वो व्यक्ति जो है सेक्शन 41 के प्रोविजन में आ रहा है, एक पुलिस ऑफिसर जो उसे फिर दोबारा से अरेस्ट करेगा। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, उसके बाद भी अगर ये रीजन टू बिलीव है कि उसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है
और वो रिफ्यूज करता है पुलिस ऑफिसर को नेम और रेजिडेंस देने से, तो वो क्या कर सकता है, उसे अरेस्ट करेगा। और जैसे ही उसके पास सफिशिएंट रीजन टू बिलीव है कि उसने कमिटेड किया ऑफेंस, ही शैल बी, मान लो ये लगता है कि उसने किसी प्रकार का कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था कि उसने ऑफेंस किया, तो वो उसे रिलीज कर देगा उसी टाइम। अब बात आती है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। बोथ टाइप ऑफ मजिस्ट्रेट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 44 व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस। अब मान लो मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहा है, कोर्ट के अंदर कुछ मैटर हो रहा है और उसी टाइम कोई व्यक्ति जो है ऑफेंस कर देता है, वेदर वो एग्जीक्यूटिव हो यानी कि डीएम वगैरह हो या जुडिशियल हो, विद इन इज लोकल लिमिट। तो यहाँ लोकल जुरिडिक्शन की बात हो रही है, हिमसेल्फ वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है किसी व्यक्ति को कि उसे अरेस्ट करे। एंड मे thereupon subject to the provision and contain as to bail commit the offender to custody। और बेल के प्रोविजन के होने के बावजूद भी जो है उसे कस्टडी में भेजा जा सकता है। ये तो हो गया लोकल लिमिट्स की बात हो रही है, उसकी खुद की लिमिट में। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल में एट एनी टाइम अरेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, अगर लोकल जुरिडिक्शन के अंदर, ऑफ एनी पर्सन हुज अरेस्ट इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम, कि उस टाइम पर वो कॉम्पिटेंट है। यहाँ तो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, लोकल जुरिडिक्शन में ऊपर वाले में, कोर्ट की बात नहीं है, सॉरी कोर्ट की बात नीचे आ रही है कि उस टाइम वो कॉम्पिटेंट है और उस सर्कमस्टेंसेस में वारंट भी इशू कर सकता है। ऊपर वाले में वो कह रहा है लोकल जुरिडिक्शन की बात है, लेकिन नीचे वाले सेक्शन में बात, क्लोज में बात कर रहा है कि वहां पर लोकल जुरिडिक्शन के साथ साथ वो वारंट भी दे सकता है, क्योंकि वो उस कैपेसिटी में है, वो कोर्ट में जज की पोस्ट पर बैठा हुआ है, उस मामले में जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो था अरेस्ट, हु कैन अरेस्ट, उसके बारे में हमने कर लिया 41 और 42, 43, 44। उससे हमारा नेक्स्ट प्रोविजन इसमें बात करते हैं हाउ अरेस्ट मेड। सेक्शन 46 और 48 को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अगर हम सेक्शन 46 की बात करें, ये बात कर रहा है कि किस प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी। जब मान लो कोई व्यक्ति किसी की बॉडी को टच कर लेते हैं, पकड़ते हैं उसे हाथ से या कैसे भी, और या उसे कन्फाइन कर लेते हैं उसकी बॉडी का मतलब है किसी व्यक्ति को पूरे को, तो अरेस्ट माना जाएगा जब तक कि देयर इज सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। जब तक कि वही व्यक्ति मान लो हाथ ऊपर करके कहता है जी मैं अपने आप को अरेस्ट करवा रहा हूं, ऊपर हाथ कर रहा है, तो उस मामले में वो सबमिशन ऑफ कस्टडी आ जाएगा। अदरवाइज पुलिस क्या करेगा, किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर लेगा, टच करेगा, उसे पकड़ के अपने पास रोक के रखेगा, तो वो अरेस्ट माना जाएगा। प्रोवाइजो कहता है कि दैट वेयर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड, जब एक वुमन को अरेस्ट करना हो, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, जब तक कि कुछ विपरीत परिस्थितियां ना हो जाएं, और सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट, तो ये माना जाएगा कि जब उसने ओरली कह दिया आप अपने आप को अरेस्ट करवा रहे हैं तो उसे प्रिज्यूम किया जाएगा। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर्ड, अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज, जब तक कि दूसरे सर्कमस्टेंसेस ना बन जाए, जब वो भागने की कोशिश कर रही है और जब तक कोई पुलिस ऑफिसर जो फीमेल ना हो, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमन। पर्सन का मतलब उसकी बॉडी की बात है, उसके शरीर को टच नहीं करेगा अरेस्ट करने के हिसाब से। कह रहा है कि जब मान लो वुमन खुद कह देती है कि जी वो अपने अरेस्ट करवा रही है, अगर वो अरेस्ट नहीं करवा रही, उसकी कॉन्ट्रेरी कोई परिस्थितियां हो गई और वहां पर फीमेल अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे टच नहीं कर सकेगा। फिर सेकंड क्लॉज कहता है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रजिस्ट द एंडिवर टू अरेस्ट, फोर्सिबली किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात कर रही है और अटेम्प्ट टू इवेड, और वह व्यक्ति वहां से भागने का प्रयास कर रहा है, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, हर प्रकार का मीन यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई व्यक्ति घर के अंदर है, वो घर से भाग ना जाए कहीं, तो इसलिए वो हो सकता है गेट का ताला तोड़ सकता है, गेट तोड़ सकता है, जैसे कि सीआईडी के अंदर दया का काम ही यही होता है। इसी प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है। नथिंग इन सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑन ऑफेंस, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा राइट जो पुलिस को नहीं मिलता उस मामले में, जब तक कि जो पनिशमेंट है उसकी डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उस मामले में वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है, अदरवाइज कोई डेथ कॉज नहीं करेगा। अगर कोई भाग भी रहा है तो पुलिस क्या करेगा, उसके पैर पर गोली मार सकता है, उसके किसी और हिस्से पे गोली मार सकता है, लेकिन उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 2019 की बात है, जब हैदराबाद में जो वेटनरी डॉक्टर के साथ जो वारदात हुई थी, उसके अंदर जो 4 आरोपी थे, तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। तो उस बात में यही माना, उसमें ये कहा गया था कि जो उनके पास वहां से कस्टडी से वो भाग रहे थे, तो अरेस्ट करने के लिए हमने उसे जो गोली चलाई, लेकिन क्या है अब तक उनका दोष साबित नहीं हुआ था, तो उस मामले में उसको आप कस्टोडियल डेथ ही कहोगे, उसे आप अरेस्ट नहीं कह सकते। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, अगर विपरीत परिस्थितियां ना हो तो
अगर विपरीत परिस्थितियां ऐसी है कि मान लो कोई लेडी कत्ल करके भाग रही है और हम ये सोचें कि अब उसको पकड़ने के लिए हमें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर चाहिए या लेडी पुलिस चाहिए, तो उस मामले में पता नहीं वो कहीं और क्राइम कर दे देगी। उस मामले को छोड़कर नो वुमन शैल बी अरेस्टेड, किसी भी वुमन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, रात होने के बाद और दिन निकलने से पहले। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज अगर हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करवा सकती है, रिटर्न रिपोर्ट देगी, प्रायर परमिशन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जो लोकल जुरिस्डिक्शन का होगा, और उसके बाद इसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। कई बार ऐसे हालात जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई लेडी कत्ल करके जा रही है तो क्या हम उसको वेट करेंगे कि कब वो कत्ल करके वहां से भागे और कब हमारे पास लेडी पुलिस आए या हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आए, तो उस मामले में हम उसे अरेस्ट करेंगे। इस सेक्शन 46 में वुमेन अरेस्ट के रिगार्डिंग एक केस है, उसका नाम आपको लिखवा देती हूँ कि क्या केस है वो। इसके रिगार्डिंग है केस का मैं नाम यहाँ पर मेंशन करती हूँ, आपको बताती हूँ क्या केस है। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक सेकंड में थोड़ा फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लूँ, काफी छोटा है तो आपको किसी प्रकार का इश्यू भी ना आए, और थोड़ा हम कलर भी दे देते हैं बैकग्राउंड में, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस केस में क्या था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया, वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था कि वुमेन अरेस्ट की बात थी। वुमेन अरेस्ट की बात आप क्या कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी इसके अंदर कि वुमन कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस एट एनी टाइम एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ लेडी कांस्टेबल। तो इसमें ये बात कही गई थी, सुप्रीम जब तक पेन टेबलेट नहीं आ जाता ये इश्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट held that a woman can be arrested at any time without lady police officer if there are sufficient grounds। sufficient grounds है तो पुलिस जो है बिना लेडी पुलिस की बुलाए भी वो उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इस केस में एक इम्पोर्टेंट केस है, तो आप इसको माइंड में रख सकते हो। केस का नाम मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला आपका केस है। तो इस प्रकार के केस में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हमें केस को भी साथ के साथ कहीं ना कहीं माइंड में रखना चाहिए। क्या इस प्रकार का कोई जजमेंट आया जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हो, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने आपको बताया 46 की बात बताई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 47 को हम सर्च और सीजर के साथ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 48 कहता है कि परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंडर दूसरे की जुरिस्डिक्शन में चला गया, दूसरी जगह चला जाएगा, तो अब क्या पुलिस क्या करेगी? पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom was authorized, जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट में उसको ऑथराइज है, तो क्या कर सकता है? किसी दूसरे प्लेस पर इंडिया के किसी भी भाग में जाके उसे अरेस्ट करता है। तो ये था हमारा सेक्शन 48 और 46 से हाउ अरेस्ट मेड, जिसको मैंने अच्छे से आपको कवर करवा दिया। फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है whom, किसे अरेस्ट कर सकती है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसे अरेस्ट कर सकती है। किसे अरेस्ट करने के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन है, सेक्शन 41 और 41(2) हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है। वो ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें है सेक्शन 45 बात करता है तीन व्यक्ति का अरेस्ट नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस का अरेस्ट नहीं हो सकता। ये जो है 45 में एग्जाम में कई बार एग्जाम प्री में पूछा जा चुका है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44 में कुछ भी होने के बावजूद नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये है इसमें, और इसको अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कुछ परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही अरेस्ट किया जा सकता है। अगर हम अगला ग्राउंड देखते हैं, अगला पॉइंट है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के राइट्स है 41B, और ये हम 41A से लेके 41D को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछ आ जाता है कई बार, और ये इंपॉर्टेंट भी है। 41D जो बात करता है, ये जो प्रोविजंस है ना इसमें,
41 बी और सी ये तो जो है डीके बासु के केस से आए थे। 41 बी और सी जो है दोनों कम्स बाय डीके बासु केस। तो यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ आपको, आप हेडिंग डाल लेना इसको, डीके बासु केस। डीके बासु केस से जो है ये दोनों प्रोविजन जो है 41 और 41 बी और 41 सी दोनों जो प्रोविजन से है ये जो ऐड हुआ था, ये डीके बासु के केस से ऐड हुआ था, तो इसे माइंड में रख सकते हो। तो 41 जो है 41 ए की जब अगर हम बात करें तो ये जो 41 ए जो ऐड हुआ था 2009 के अंदर, और 41 बी भी जो ऐड हुआ था 2009 में 10 में जो भी सब्स्टिट्यूशन हुआ था इनका। तो हम इस बार एक बार 41 जो है हम पढ़ लेते हैं ए को क्या कहता है। ये कहता है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट आती है तो पुलिस क्या करता है, क्या आपने देखा है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब पुलिस जो है डायरेक्ट जो है वहां पर एक आप कह सकते हो कि क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करता है। अदरवाइज क्या है कि अरनेश कुमार का एक केस आया था। अरनेश कुमार के केस में क्या हुआ था कि अरनेश कुमार का जो केस था 498 के रिगार्डिंग था। तो उस केस में यही बात की गई कि जब 498 एक का क्रूल्टी का केस दर्ज होता है, जो दहेज का मुकदमा दर्ज होता है, उसमें पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो भी फैमिली मेंबर्स के नाम उसमें इंक्लूड होते हैं उन सभी को वहां से उठा लेते हैं, नाम के हिसाब से उठा लेते थे। तो लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं लिमिट में लाने के लिए नोटिस ऑफ अपीयरेंस का एक प्रोविजन आ गया। ये प्रोविजन ये कहता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, तो पुलिस को अगर रीजनेबल कंप्लेंट मिली भी है तब भी क्या करेगा, पुलिस कमिटेड टू अपीयर बिफोर हिम, तो उसको बुलाएगा, पहले उसको नोटिस देगा कि आप आइए जी, आपके खिलाफ ऐसे कंप्लेंट आई है। फिर सच ए नोटिस इश्यूड, किसी व्यक्ति को जब एक नोटिस दिया जाता है तो उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि उस नोटिस को वो फॉलो करे। सच पर्सन कंप्लाइज और कंटिन्यू, जब मान लो कोई व्यक्ति बार बार उस नोटिस को फॉलो कर रहा है, शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस, तो ऑफेंस के रिगार्डिंग उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रॉपर रीजंस उसमें रिकॉर्ड ना किए जाएं। तो वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लीट, की कोई व्यक्ति जो उस नोटिस को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस मामले में वहां पर पुलिस क्या कर सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट के रिगार्डिंग अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ एक केस और इम्पोर्टेंट केस है इसमें, वो केस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अरनेश कुमार का केस है, ये स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट था शायद, आप देख लेना इसको। अरनेश कुमार केस इतना ही सफिशिएंट है, स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट था। ये केस भी इंपॉर्टेंट है जो अरेस्ट के रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक 2018 का एक लेटेस्ट केस हो रहा था, उस केस का नाम था राकेश कुमार करके कोई केस था, वो केस भी इंपॉर्टेंट है। राजेश कुमार केस, इसमें ये बोला गया था कि जो 498 के रिगार्डिंग जो कुछ कस्टडी में आप रखते हो, उन्हें पकड़ते हो, तो उसके अंदर क्या है कि किसी प्रकार का पहले कमेटी वगैरह बनाइए, कोई काउंसलिंग वगैरह कीजिए, उसके हिसाब से उस केस को इसमें रखा है। राजेश कुमार का ये केस था मेरे हिसाब से, और इस केस में जो है काफी इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। राकेश कुमार का जो केस था वो अरेस्टेड पर्सन के रिगार्डिंग आप मान लीजिए 498 के संदर्भ में था ये, लेकिन इसे कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं राजेश शर्मा का केस था ये, स्टेट ऑफ यूपी के 2017 का 18 का केस है ये। राजेश कुमार नहीं है, सॉरी, माइंड में नहीं रहेगा आपको, राजेश शर्मा का केस है ये। राजेश शर्मा केस में इसको साथ में ईयर भी मेंशन कर देती हूँ, 2017 आपके माइंड में रह जाएगा कि राजेश शर्मा का जो केस था 2017 का केस है और काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब 2014 के ये जो अरनेश कुमार का केस है ये 2014 का केस है, इसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ जो आपको इसको सर्च करने में कोई इशू ना हो। बाकी तो डीके बासु ये तो बहुत पुराने केस है। जोगिंदर सिंह का केस आया था 41D के रिगार्डिंग, वो मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आपको जो है याद करना इजी हो जाएगा। जोगिंदर कुमार का केस कहाँ लिखवाऊं मैं, इसमें स्पेस इतना नहीं है, तो आप ये नोट कर लीजिए। जोगिंदर कुमार का केस जो है 41D के साथ ही आया था, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर, जोगिंदर कुमार केस 41D का जो एडिंग हुई है ना इसमें, ये जोगिंदर कुमार के केस की वजह से हुई है। जोगिंदर कुमार केस ये मेरे अकॉर्डिंग 1994 का केस है, आप इसे देख लेना, लैंडमार्क केस है ये भी। अरेस्ट के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको इन लैंडमार्क्स केस का पता होना चाहिए। तो ये जो जोगिंदर कुमार का केस था इसके अंदर भी ये जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन में ये बात ऐड की गई थी। ये राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है। ये क्या कहता है इसके रिगार्डिंग अगर हम समझें, व्हेन
एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, जब कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस के द्वारा इंटेरोगेट किया जाता है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट, वो अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है, दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के दौरान नहीं मिल सकता। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, उसको भी इस वर्डिंग के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है जिसको मैं हाईलाइट करवा के आपको लिखवा रही हूँ। पेंसिल, वेयर इज द पेंसिल, फूलबंती ऐसे करके केस का नाम आप नोट ही कर लीजिए, इसमें इतना स्पेस ही नहीं है मैं कहाँ मेंशन करूं। तो वो केस भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसमें ये था कि मान लो कोई पुलिस किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसका वकील जो बाहर बैठ के देख सकता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करेगा किसी प्रकार का। हालांकि फ्री लीगल एड दिया गया है, उसको वकील अपनी इच्छा से दिया गया है, लेकिन इसमें फूलबंती एंड अदर्स का केस है। तो इसको मैं कहाँ हाईलाइट करती हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहां से। ये प्रॉपरली इस लाइन के संदर्भ में दिया गया है, तो आपको ये लाइन जो है माइंड में रखनी पड़ेगी कि इस लाइन के साथ दिया है। फूलबंदी एंड अदर्स का केस है ये, फूलबंदी एंड अदर्स। ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुराने केसेस है ये, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसके साथ साथ इसमें एक केस और भी है, इसी के अंदर मैं ऐड करवा रही हूं आपको, इसी संदर्भ में ये केस भी, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, आप इसका नाम भी मेंशन कर सकते हो। आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, बाकी इतना कुछ नहीं है। प्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, प्री में ये पूछा जाएगा। मेंस में तो अगर आप आंसर राइटिंग में नहीं भी लिखते हो तब भी कोई इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप केस के बिना भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो केस है ये इससे रिलेटेड है, ये जोगिंदर कुमार का केस आ गया, डीके बसु का केस आ गया, अवनेश कुमार का केस आ गया। तो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट केस हो गए हैं और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 41B की, किस चीज की बात कर रहा है। 41B कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा, सबसे पहले बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि क्या जिसको पकड़ के लाया वो वही ओरिजिनल व्यक्ति ही है जिसको पकड़ना था। उसके बाद वो मेमोरेंडम तैयार करेगा, एक परफॉर्मा तैयार करेगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वट विटनेस, वन विटनेस होना चाहिए, उसके फैमिली मेंबर्स का हो सकता है, रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। मान लो कहीं से अरेस्ट कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर के साइन होने चाहिए, या मान लीजिए किसी पड़ोस के रिस्पेक्टेबल है, कोई सरपंच है, कोई चौकीदार है, उसके साइन होने चाहिए कि ऐसे ही ना उठा ले। काउंटर साइन द पर्सन अरेस्टेड, और जहां पर उस व्यक्ति का विटनेस होगा उसके साथ साथ उसके काउंटर साइन होने चाहिए जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है। फिर इन्फॉर्म करेगा उस व्यक्ति को कि किस ग्राउंड पर उसको पकड़ा गया है, और उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करने का भी उसे राइट होता है। वो अपने वकील को चाहे तो वकील को भी बुला सकता है। कंट्रोल रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट 41C बात कर रहा है कि कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी एंड स्टेट लेवल पे बनाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्ले, जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो वह कंट्रोल रूम के बाहर जो है एक बोर्ड लगा होगा, वहां पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको पकड़ा गया है और किस व्यक्ति ने उसे पकड़ा है उसका वहां पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर जैसे डीआईजी का हेड ऑफिस होता है वहां पर उनका नाम मेंशन होना चाहिए, और एक प्रॉपरली डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें ये आम पब्लिक के अंदर किसको अरेस्ट किया गया उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वहां पर मेंशन किया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशन जो है वो पुलिस को लेने पड़ेंगे। अगर इनके अलावा फिर भी हालांकि जो नॉर्मली जो हमारे पुस्तक में दिया गया, हमारी किताबों में जो मेंशन किया गया, हमारे लॉ बुक्स में जो मेंशन किया गया है, क्या वो एक्चुअल में सही है, क्या वही चीज फॉलो की जाती है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वही चीज कहीं भी फॉलो नहीं की जाती, लेकिन जो रूल्स हैं, जो नियम है वो हमें पता होने चाहिए किस प्रकार के नियम है। उस हिसाब से जो है हम आगे जो है अपने रूल्स को पब्लिक तक अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो आई होप आप जो है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आज जो है अभी 44, 45, 46, 47
हम सर्च में करेंगे 48 तक हमारा कवर हो चुका है। 48 के बाद 49 से लेके 60 तक का जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आज का लेक्चर हमारा काफी लेंथी हो गया है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस सच टाइप ऑफ वीडियोस। और आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कोरोना का इश्यू भी बढ़ रहा है तो उसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।